10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और बहुत कुछ लाइंड अप है। मानस और प्रशांत जुड़े हुए हैं हमारे साथ पिछले शो से, रचना वैद्य जुड़ेंगी और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे फ्रेश स्ट्रैटेजीज के लिए। इसके अलावा आज एक बोर्ड रूम भी लाइंड अप है। सोना BLW के ग्रुप CFO रोहित नंदा से होगी बातचीत उनके क्वार्टरली नंबर्स पर। इसके अलावा बजट और बाजार पर खास चर्चा के लिए जुड़ेंगे ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मिहिर वोरा। ये सब कुछ ही देर में, लेकिन एक बार के लिए जरा मार्केट पर आते हैं। और अब मार्केट में एक शानदार रैली शॉर्ट कवरिंग वाली, 125 पॉइंट निफ्टी ऊपर अब और 292 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर। एक बार जरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट लेकर आइए। आज सुबह हमने स्पॉटलाइट में मेंशन किया था कि मेक और ब्रेक लेवल पर है ये स्टॉक और एक बार के लिए उस लेवल को बचाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर 200 वीक मूविंग एवरेज पर करीब 1.5% की रैली यहाँ पर। मिड कैप इंडेक्स अब पूरा 1% ऊपर और एडवांस डिक्लाइन अब 3.5:1। तो इस समय मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई। और कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जो इस शॉर्ट कवरिंग रैली को लीड कर रहे हैं अभी के लिए। इवन एक्सिस बैंक डे लो पर आ गया, डे हाई पर आ गया, जो सुबह 4% नीचे था। आज अब वो लोअर लेवल से रिकवरी करता हुआ अब सिर्फ 2.5% नीचे आपको दिखाई देगा एक्सिस बैंक। उसके अलावा अगर आप खाली इंडेक्स के स्टॉक देखें तो उसमें इंडसइंड बैंक अब डे हाई पर, SBI डे हाई पर। SBI में एक अच्छा मोमेंटम है, लेकिन पूरा का पूरा सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है IT की वजह से। HCL टेक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम। इस समय आपको डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा मूव, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छा मूव, लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रीन में, इन सब स्टॉक्स ने मार्केट को इस समय थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया। और उसके अलावा मिड कैप बास्केट में जहां थोड़ी बाइंग है उनमें REC करीब 6.5% ऊपर, PFC में भी अच्छा मूव, इंडस टावर 4.5% ऊपर और सेल और आदित्य बिरला फैशन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको बाइंग दिखाई देगी। नेगेटिव साइड पर ओबेरॉय रियल्टी 4% नीचे। बीरो जी हाँ, बहुत सारे सेक्टर्स इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। निफ्टी बैंक और निफ्टी IT सब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। किस कार्यक्रम में बहुत कुछ है, लेकिन बात मैं एक ऐसी श्रृंखला की करना चाहूँगा जो CNBC आवाज़ की आज की तारीख में एक और पहचान बन चुकी है। जी हाँ, FNO गुरुकुल। दरअसल सीज़न 1 का जो FNO गुरुकुल था उसमें बहुत शानदार रिस्पॉन्स के बाद और व्यूअर्स की एक के बाद एक अगर आप देखें तो जो क्वेरीज थी उसको मद्देनज़र रखते हुए इस FNO गुरुकुल का सीज़न 2 आ रहा है। और 10 और 11 फरवरी को शनिवार रविवार को आप इस सीज़न 2 में जोड़ सकते हैं और ये प्रक्रिया आपकी स्क्रीन पर है। आप इस माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। इसको स्कैन करिए QR कोड को और आप इससे जुड़ सकते हैं। हर इंसान का एक तजुर्बा होता है और देखिए इस कोर्स मॉड्यूल को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिले। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अनुज, वो पिछले 4 सेशंस में मतलब आपको खुद 2 दशक हो गए, लेकिन वाकई कुछ सीखने को मिला था, कुछ नया एहसास हुआ। बहुत कुछ नया सीखने को मिला था बीरू। और हमेशा मैं तो ये बोलता हूँ कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए आपको। जब भी कभी आपको ये लगने लगे ना कि आपको सब कुछ आ गया है, बस वहीं डाउनफॉल शुरू होता है। हम सभी स्टूडेंट्स हैं मार्केट के और 4 बहुत शानदार गेस्ट हमारे साथ होंगे और उनसे हम सीखेंगे। देखिए, जैसा आप बीरू ने कहा, बिल्कुल FNO गुरुकुल एक और पहचान बन चुकी है CNBC आवाज़ की। हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस किया इस चीज़ को लेकर कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं, दूसरी तरफ आप FNO गुरुकुल कर रहे हैं। तो अगेन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो 10% बना रहे हैं वो भी बहुत पैसा बना रहे हैं। और एटलीस्ट इस गुरुकुल में आपको ये कोशिश की जाएगी कि उस 10% में लाने की कोशिश हो। ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप आ जाएंगे उस 10% में। और लेकिन एटलीस्ट एक एफर्ट बनता है। एक उसके बाद भी अगर आपको लॉस हो रहा है तो शायद फिर आप एक बार कह देंगे चलिए ठीक है, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से, और जो इस गुरुकुल की हमने एक छोटी सी एक एंट्री फीस रखी है, वो इसलिए रखी है कि थोड़े सीरियस प्लेयर्स ही आए इसमें। और दूसरा, इससे कहीं ज़्यादा लॉस तो आप एक छोटी मोटी ट्रेड में कर देते होंगे। इसके लिए इसको आप एक मार्केट की फीस समझकर एक बार ट्राई करें इसको और देखें कि शायद आपके फेवर में आ जाए। जी हाँ, और बहुत कुछ अनुज को सीखने को मिला, मेरे को भी मिला। और बड़ी बात यह है, सीखने को मिला क्रमबद्ध तरीके से। याद रखिएगा, इस कोर्स को स्ट्रक्चर इसी वे में किया गया है कि हम पहले कैसे क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड किस पे करना है। पूरा बाजार हमारे लिए नहीं है। उसके आप फिल्टरिंग प्रोसेस, उसके बाद टेक्निकल्स को कैसे अप्लाई करना है, फंडामेंटल्स क्या क्या देखने हैं। और स्पेशली अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, निफ्टी बैंक ट्रेड करते हैं, आप एक्सपायरीज को ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए जो सेशन 3 है हेमंत टुकराल के साथ, वो एक डेडिकेटेड सेशन होगा। और चौथा सेशन जो इस बार की एक महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, आई थिंक जो कहीं ना कहीं सेशन होगा,
उसमें हमने रखा है पोर्टफोलियो क्रिएशन। अगर आप एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसमें स्टॉक्स की एंट्री के पैमाने क्या हो, कब एग्जिट करना है, इन पूरी चीज़ों को लेकर अगर आप देखें डिटेल डिस्कशन सेशन 4 में होगा। तो जुड़िए FN गुरुकुल 2 में, आपके स्क्रीन पे QR कोड है, स्कैन कीजिए। और इसमें आई थिंक स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपको सेमिनार के बाद भेजी जाएंगी। अब आते हैं आज की कॉल्स के तरफ। रचना जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड आज के लिए 2 कन्विक्शन आइडियाज मैम। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो एक ट्रेडिंग आइडिया रहेगा दैट विल बी डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में कल से जो मूवमेंट शुरू हुई थी वो आज भी अच्छे खासी कंटिन्यूटी दिखा रही है। और अगर यहाँ से 5780 का लेवल फ्यूचर्स पे निकाल दिया तो ऊपर वाली साइड पे 5800 को बहुत जल्दी हम क्रॉस करके 5850 एंड 5900 की तरफ आने वाले दिनों में जाएंगे। ये कोई 1 या 2 घंटे का कॉल नहीं है, दिस इज फॉर एटलीस्ट 5 to 7 डेज। तो यहाँ पे फ्यूचर्स पे बाय किया जाए और अगर 5730 पे एसएल लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होना चाहिए 5830 और उसके बाद 5850। ओके डॉक्टर रेड्डीज, ये हो गई रचना जी की पिक इस समय की। मानस, आपकी फ्रेश पिक्स क्या रहेंगे इस समय? देखिए, 2 रिकमेंडेशन है, एक बाय और एक सेल। पहला खरीदारी करने का ट्रेड इंडस टावर में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद आज इंडस टावर एक फ्रेश ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 223 के रहेंगे, टारगेट 239 के आसपास के रहेंगे इंडस टावर में। बिकवाली करने का ट्रेड एमसीएक्स में लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कल भी बाइंग एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था और अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 50-डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। इसलिए एमसीएक्स में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, 3040 का स्टॉप लॉस लगाना है और अब टारगेट 2900 के आपको लगाने हैं एमसीएक्स में। ओके, मानस के 2 ट्रेड्स हो गए। प्रशांत, आपके 2 ट्रेड्स। वीरू जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा एस्ट्रल। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1780 1780 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1850 से लेके 1860 1860 का। और नेक्स्ट पिक होगा IRCTC। एक हेल्दी करेक्शन आया है और 20 दिनों के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 935 935 और टारगेट मुझे लग रहा है ये 1040 के लिए तैयार हो रहा है, 1040 मेरा टारगेट होगा। ओके, IRCTC 951 पे बाय है आपका। नीलेश, आपके 2 ट्रेड्स। देखिए, खरीदारी वाला स्टॉक है फार्मा स्पेस से, वो है सिप्ला। कल एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकअवे गैप यहाँ पे देखने को मिला था, उसके बाद आज ऊपरी सरबर सस्टेन कर रहा है। 1419 स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1395 का। 1440 और 1460 रुपए के अपसाइड टारगेट सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा एक बिकवाली वाला ट्रेड जो सामने आ रहा है वो है एशियन पेंट में। लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो लगभग 2900 के आसपास है, तो करंट लेवल से अनदर 100 पॉइंट का फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट 2950 के, सेकंड टारगेट 2900 के एंड 3040 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, 3003 पे अगर आप देखें आपका ट्रेड बाय है। और अच्छा, रचना जी का एक ही ट्रेड हुआ था क्या डायरेक्टर साहब? हाँ, एक ही ट्रेड हुआ था। रचना जी, दूसरा ट्रेड क्या है आपका? जी, मेरा दूसरा ट्रेड जो मैं देना चाहूंगी पिडिलाइट में देना चाहूंगी एंड यहाँ पे हमारे पास टेलविंड भी है, तो मेरी उम्मीद है कि ये अच्छे से फ्रक्टिफाई होना चाहिए। 2560 के एसएल के साथ अगर यहाँ पे फ्यूचर्स पे पोजीशन बनाई जाए तो ऊपर वाली साइड पे पहला टारगेट होगा 2640 और उसके बाद 2680। तो चलिए, ये रचना जी की भी दोनों पिक्स पूरी हुई। इंडस टावर में आज अच्छा मोमेंटम है, सुबह एक ब्रोकरेज नोट भी था यहाँ पर और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। उसके अलावा इंडसइंड बैंक देखिए एक बार, फाइनली इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी बाइंग आई है 2-3 दिन की गिरावट के बाद। अब इंडसइंड बैंक इस समय डे हाई पर चल रहा है। गाबा सर है नहीं, वरना उनसे पूछता। मानस, एक क्विक टेक इंडसइंड बैंक पर। देखिए, इंडसइंड बैंक ने ऑलमोस्ट 200-डे मूविंग एवरेज टेस्ट किए थे कल। वहां पर थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मेरा समझना है कि खरीदारी करंट लेवल्स पे नहीं करनी है, थोड़ा और इंतजार करिए। अगर 1500 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। और लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन मॉर्निंग बना ली है तो आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1460 का। उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। तीसरी तिमाही में सोना BLW के नंबर्स अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6.5%, आय 16% बढ़ी है, मार्जिन में भी 3.5% से ज़्यादा का उछाल आया है। बात करते हैं इस पर। हमारे साथ सोना BLW के ग्रुप CFO रोहित नंदा जुड़ गए हैं। रोहित जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मोमेंटम काफ़ी अच्छा है आपका, 9 मंथ के रेवेन्यू 19% ऊपर हैं और ऑर्डर बुक भी आपकी काफ़ी शानदार रही है। तो पहले बात करते हैं इस ऑर्डर बुक की जो आपके पास है, करीब करीब 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक का। इसमें से कितना आप एग्जीक्यूट करेंगे FY24 और FY25 में? नमस्कार अनुज जी। सो ऑर्डर बुक का हम जनरली इस तरह से ईयर वाइज ब्रेकअप नहीं देते हैं, पर अगर एक ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो जितने भी बड़े ऑर्डर्स हैं उसका कस्टमर के हिसाब से वो सभी ऑर्डर मोस्टली FY26 तक प्रोडक्शन में आ जाएंगे। सो जो 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है हमारी अभी एंड ऑफ दिसंबर में, इसमें जितने बड़े ऑर्डर्स हैं वो जनरली प्रोडक्शन में चले जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 तक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने कितना ड्राइव किया आपके नंबर्स को और यहाँ पर आगे जाते हुए क्या व्यू बन रहा है? सो अनुज जी, हम रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते हैं, बट अगर आप जनरली हिस्टोरिकली देखेंगे 10 से 15 साल में हमारी कंपनी ने 25% CAGR के ऊपर ग्रो किया है और ऑर्डर बुक को देखते हुए वो ग्रोथ मेंटेनेबल होनी चाहिए आने वाले कुछ सालों में। शायद मेरा सवाल मिस कर गए, मैं EVs की बात कर रहा था कि EVs का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है और EVs में आगे क्या ग्रोथ ड्राइवर रहेंगे? जी, सो EV सेगमेंट हमारा फास्टेस्ट ग्रोथ ड्राइवर है और इसमें इस साल की ग्रोथ जो पहले 9 महीने में रही है वो लगभग 31% की ग्रोथ रही है और जो हमारा ऑर्डर बुक भी है उसमें भी 80% के लगभग जो है वो EV से ही है। तो EV जो है आने वाले समय में भी हमारे लिए की ग्रोथ ड्राइवर बना रहेगा और हमें उम्मीद है कि लार्जर पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ जो है वो EV सेगमेंट से आएगा। ओके रोहित जी, एक और चीज़ है, आपने जो अपनी मार्जिन की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको बदला है। 28% जो गाइडेंस दी है, जो कि करीब करीब 25 से 27% पहले परसिस्ट करती थी। इसकी रीजनिंग क्या है, कहाँ से आपको कंफर्ट मिल रहा है? आई थिंक ये मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप कैसे बढ़ा है? तो देखिए, इसमें हम जनरली 25 से 27% का एक रेंज जो है ये बताते आ रहे हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल नंबर्स, लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये जो है हायर एंड ऑफ द मार्जिन में रह रहा था, इनफैक्ट उसके बियॉन्ड ही आ रहा था। तो अभी जो डिसइंफ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो पिछले साल भर में चीज़ों की कीमतें थोड़ी घटी हैं, फ्रेट वगैरह में भी थोड़ी गिरावट आई है पिछले एक साल भर में, वो सबको देखते हुए हमको लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 28% का मार्जिन मेंटेनेबल होना चाहिए। उसी के बेसिस पे ही हमने इसको चेंज करके अभी इस बार गाइडेंस में 28% की बात की है। ओके, अच्छा सर, ये बताइए जो अप्रॉक्सीमेटली अभी आपका टोटल रेवेन्यू मिक्स में 28% EV का कंट्रीब्यूशन है, इस वक्त EV पे जिस प्रकार से ऑटो कंपनियां कैपिटलाइज कर रही हैं, फिर जो भी ग्लोबल स्थिति है, ये आपके टोटल रेवेन्यू में बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फिस्कल, आई मीन CY25 के एंड तक कितना कंट्रीब्यूट करेगा? और एक और चीज़ है, क्या EV में प्राइसिंग जो एग्रेसिव है वो आपके इस आई थिंक मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री को 28% पे लेके आएगी या फिर फर्दर इंप्रूव करेगी? इस बात की पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम EV इन टोटल रेवेन्यू मिक्स? थोड़ा इस तरह से बताना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल जैसे हमारा ऑर्डर बुक है उसके हिसाब से हमको लगता है कि ये मार्जिन इसी रेंज में ही रहना चाहिए। हमको इसको और ज्यादा बढ़ता हुआ भी नहीं दिखता है और बहुत ज्यादा घटता हुआ भी नहीं दिखता है। इसमें जो आप प्राइसिंग की बात कर रहे हैं वो प्राइसिंग आई थिंक रीसेंट पास्ट में हमने देखी है, बट हमको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अग्रेसिव प्राइसिंग स्पेशली ज्यादा इंडिया में हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म में मेंटेनेबल नहीं होगा, इसलिए वापस से आई थिंक प्राइसिंग जो है वो थोड़े एक सेम लेवल पे आनी चाहिए ओवर लेट्स से मीडियम टर्म। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट और शानदार नंबर्स आपके और स्टॉक भी आपका मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5
कारोबारी सत्रों के बाद अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। जी हाँ, लग रहा है ना काफ़ी करीब आ गया है। अब तो बात करते हैं, उससे पहले मार्केट एक करेक्शन के थ्रू गुजर रहा है। बाजार में आगे का मूड कैसा रहेगा, बजट से पहले क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, इन सब पर बातचीत करने के लिए और पोर्टफोलियो में इस समय क्या व्यू होना चाहिए, हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO मेहर वोरा जुड़े हैं, जिनके पास निवेश की दुनिया में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल एस्टेट, हर एसेट क्लास पर अच्छी पकड़ रखते हैं मेहर जी, गुड मॉर्निंग। और बताइए, इस समय बजट के हम काफ़ी करीब हैं। हालांकि मार्केट और बजट का कनेक्शन जो होता है वो एक हफ्ते तक ही रहता है, उसके बाद मार्केट मूव ऑन कर जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी बजट से पहले हल्की सी करेक्शन हो चुकी है हाइस से। क्या व्यू बन रहा है आपका? जैसे आपने कहा कि बजट की इम्पैक्ट लिमिटेड होती है, बट कभी कभी एक स्ट्रक्चरल टाइप का अनाउंसमेंट हो जाता है। बट जैसे आपने कहा ये इंटरिम बजट है, तो कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स होने की तो उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से छोटे मोटे ट्वीक्स हो सकते हैं, और जो रीजनेबल प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, फॉर एग्जांपल रूरल कंजम्पशन, रूरल इकोनॉमी, उस तरह की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको शायद उसमें एम्फोसाइज किया जा सकता है। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो गई बजट की। अब बात करते हैं थोड़ी मार्केट की। इस समय पिछले 15 दिन में मार्केट की एक तरीके से कमर तोड़ी है प्राइवेट बैंकों ने, खासतौर से HDFC बैंक ने। मुझे पता आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने इतना पनिश किया सबसे बड़े स्टॉक को, और 25,000 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग हो गई? ऐसा क्या वाकई इतना ख़राब थे नंबर्स, और यहाँ पर अब व्यू क्या बन रहा है बैंकों में? बिल्कुल, देखिए बैंक्स का जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगा, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि हमने देखा है स्ट्रक्चरली जो मार्केट शेयर गेंस की बात है वो तो चलती रहेगी जी। और ये भी देखा है बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, काफ़ी स्मार्ट होती है, वो अपने पैसे बना लेती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप लॉन्ग टर्म में देखें तो कभी कंप्रेस होते नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत हो सकता है जब रीप्राइसिंग वगैरह का जो टाइमिंग मिसमैच होता है, तो लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो मार्जिन्स मेंटेन कर ही लेती हैं बैंक्स अपने। तो वैसे स्ट्रक्चरली कोई इशू है नहीं। मेरे ख्याल से FI की जो सेलिंग आई है वो शायद जो सेबी का सर्कुलर है उसके लिंक भी हो सकती है, और उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह के जो पैरामीटर्स हैं उसकी वजह से शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ FI ने फोर्सिबली सेलिंग करने की ज़रूरत पड़ी हो। वीरू? ओके, चलिए बात हो गई यहाँ पे थोड़ा सा प्री बजट और साथ ही साथ FIs की अप्रोच को लेकर। लेकिन मेहर जी, इस वक्त अगर मैं ये बोलूँ कि आपको डिप मिला 1000 पॉइंट का, वो चीज़ें जो कि आपको 22,000 के आसपास बहुत इलॉजिकल लग रही थी, एक्सपेंसिव लग रही थी, और इस 1000 पॉइंट की डिप के बाद मोर और लेस लॉजिकल लग रही है, एंट्री अच्छा पॉइंट दे रही है आपके मुताबिक? देखिए ऐसी कोई बड़ी करेक्शन तो हुई नहीं है, और सबसे ज़्यादा करेक्शन हुई है मैं कहूँगा सबसे रिस्की काउंटर्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो चुकी थी लास्ट 2-3 महीने में, वहाँ पे परसेंटेज करेक्शन ज़्यादा हुई है। तो मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमें पहले से पसंद थे, फॉर एग्जांपल जो रीजनेबली प्राइस कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फाइनेंशियल्स हैं, खास करके बैंक्स की हमने बात करी थी, वो करेक्ट हो ही चुके हैं, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए जो हमने ओवरवेट पोजीशन बनाई है वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, अच्छा ठीक है, मतलब आप इसको इतना बड़ा एक डिप नहीं मानते कि आई थिंक कुछ इतना सब्सटेंशियल चेंज आ गया प्राइस में। और एक दो चीज़ मेहर जी जो अभी भी इस फॉल में, इस गिरावट में बहुत कन्विक्शन के साथ हायर लेवल्स पे टिकी रही, उसमें थी कुछ अच्छी सरकारी कंपनियां। आप ONGC को देखिए, आप OMCs को देखिए, ये पूरा का पूरा बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड स्पेशली जब आप जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, OMCs का ये बिहेवियर आपको लग कैसा रहा है, और आपका टेक PSUs के इस धड़े पर? सो ये ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड OMCs में एक वैल्यू बास्केट में क्लासीफाई करता हूँ, और जब मार्केट, रेस्ट ऑफ द मार्केट इतना ज़्यादा चल चुका था इंक्लूडिंग द अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो मेरे ख्याल से इनका कैचअप होना भी एक नेचुरल रिएक्शन था। पॉइंट इज़ वो पहले भी सस्ते थे, और इतना चलने के 50-60% चलने के बाद भी वैल्यूएशंस अभी भी PE वगैरह देखें तो सिंगल डिजिट में है। तो जो इन्वेस्टर्स, वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो अभी भी वैल्यू है उसमें, और शायद इसकी वजह से ये कैचअप वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है ये सब स्टॉक्स में। तो सॉरी, आप इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसेस हैं, जो PSUs भी बहुत बड़ा धड़ा बन गया है? अब जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस है और रेलवे है, ये दो सब सेक्टर्स हैं, बड़े PSUs की तो बात हो गई।
अब खैर ये भी बड़े बन गए, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली अब क्या व्यू बनेगा PSU सॉरी रेलवे और डिफेंस पर? रेलवे और डिफेंस में मैं कहूँगा कि नेक्स्ट 3-4 साल का जो ग्रोथ है वो तो अच्छा रहेगा, और वो मेरे ख्याल से स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट भी हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट 3-4 साल का जो सरप्राइज है वो कोई ज़्यादा अपसाइड दिखा पाएगा स्टॉक प्राइसेस में। लेकिन अब ये स्टॉक्स खास करके डिफेंस में ये कॉल लेना है कि अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, क्या ये PSUs एक्सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर पाएंगी कि नहीं। ओके, बिकॉज वहाँ पे अगर देखें तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। तो मेरे ख्याल से अब अगर ये स्टॉक्स लेने हैं तो इस तरह का लॉन्गर टर्म व्यू लेके हमें चलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2-3 साल तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। नेक्स्ट 2-3 साल ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। एक स्पेस जहाँ बहुत पैसा बनाया हुआ है रियल एस्टेट, और उसके पूरे के पूरे एंसिलरी प्लेस, होम इम्प्रूवमेंट जो हो गई वहाँ पर, यहाँ क्या तेज़ी अभी भी कंटिन्यू करेगी? क्या ये अभी भी हम साइकिल के मिडिल में या शुरू में है कहीं पर? मैं कहूँगा अभी साइकिल के मिडिल में है। 1-2 साल तो अच्छे रहे हैं, बट उसके पहले देखें तो काफ़ी साल स्लगिश गए थे प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स का व्यू है कि स्टेबल टू लोअरिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा, और अगर हम कह रहे हैं कि GDP 7% से ग्रो करेगा, तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में भी अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है, खास करके लिस्टेड प्लेयर्स को। क्योंकि ये कंज्यूमर अभी भी अनसर्टेनिटी नहीं चाहता है, उसको डिलीवरी की सर्टेनिटी चाहिए, और ये कंफर्ट मेरे ख्याल से लार्जर प्लेयर्स ही दे पाएंगे, जिसमें ये लिस्टेड प्लेयर्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मार्केट शेयर गेन की जो ट्रेंड है वो बिल्कुल टेलविंड है प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट के लिए। ओके, प्राइवेट सेक्टर रियल एस्टेट के लिए। IT में आपने सारे नंबर्स देख लिए, लार्ज कैप IT के। ऐसा मार्केट को क्या अच्छा लगा जो स्टॉक्स एक्चुअली इस साल पिछले मार्च के बाद से IT स्टॉक्स ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है? करेक्ट। नंबर्स जो मर्जी रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से एक तो पूरा मार्केट शॉर्ट या अंडरवेट था, तो लैक ऑफ नेगेटिव भी कभी कभी पॉजिटिव हो जाता है, एंड प्लस US इकोनॉमी जो है उसने अच्छा होल्ड अप किया है, जो रिसेशन के फियर्स थे वो आए नहीं। और जब से जेरेमी पॉवेल ने अपना स्टांस चेंज किया नवंबर दिसंबर में, तब से मेरे ख्याल से US इकोनॉमी पे रवैया पॉजिटिव होने लगा है, और ऑफ कोर्स IT कंपनीज को उसका भी फायदा हुआ है। नंबर्स देखें तो ऐसी कोई पॉजिटिव सरप्राइज थी नहीं। मैं देख रहा हूँ बड़ी कंपनीज के जो अर्निंग्स एस्टिमेट्स हैं नेक्स्ट 1-2 साल के, उसमें ऐसे कोई अपग्रेड्स नहीं आए हैं। हेडकाउंट एडिशन अभी भी नेगेटिव है क्वार्टर बेसिस पे, बट मेरे ख्याल से प्रॉबेबली मार्केट कह रहा है कि द वर्स्ट ऑफ द फियर्स आर ओवर, एंड मे बी जो बहुत ज़्यादा अंडरवेट थे उतना अंडरवेट नहीं रहना चाहिए। वीरू? ओके, अच्छा मिहिर जी, एक धड़ा जो कि बीते 3-4 महीने में सबसे स्ट्रॉन्ग रहा था, आई मीन स्पेशली आई थिंक इन सेकेंड हाफ ऑफ CY23, वो थे टू व्हीलर कंपनियां। हालांकि मैं बात तो विचार विमर्श तो आपके साथ पूरे सेक्टर पर करना चाहता हूं, लेकिन स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, बजाज ऑटो ने काफ़ी अच्छा लीड किया। आपका ज़्यादा कन्विक्शन इस वक्त ऑटो में ही किस चीज़ पर है? आई मीन वो कंपनियां जो कि EV पे कैपिटलाइज कर रही हैं। अभी आपके आने से पहले हम सोना BMW से बातचीत कर रहे थे इसी प्रोस्पेक्टिव से। आप टू व्हीलर कंपनियों पे फोकस कर रहे हैं, आप पैसेंजर व्हीकल पे, कमर्शियल व्हीकल पे, आप टायर्स या फिर बैटरीज, क्या अच्छा लग रहा है आपको इस वक्त? देखिए, ऑटो एंसिलरी इन जनरल तो मुझे पसंद है, क्योंकि इसमें न सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का पोटेंशियल है लेकिन एक्सपोर्ट्स का भी अच्छा पोटेंशियल है। तो एज अ पैक मेरे ख्याल से काफ़ी सारी ऑटो एंसिलरीज कंपनी अच्छा करनी चाहिए, और जब ये IC इंजन से EV का ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी सारे विनर्स और लूजर्स निकलेंगे। तो मेरे ख्याल से लॉट ऑफ स्कोप फॉर स्टॉक पिकिंग इन द एंसिलरी स्पेस। रही बात टू व्हीलर्स की, आई वुड स्ट्रक्चरली अगर मैं लॉन्ग टर्म का बेट करूं तो EV प्ले पे ही करना चाहिए, क्योंकि कार में शायद इतना EV पेनिट्रेशन ना हो जितना टू व्हीलर्स में होगा। टू व्हीलर्स में EV पेनिट्रेशन नेक्स्ट 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू कार्स और ट्रक्स, और इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो कंपनीज़ की ज़्यादा होल्डिंग है EV में, या तो ज़्यादा मार्केट शेयर है EV में, वो कंपनीज अच्छा करती रहेंगी मेरे ख्याल से, बिकॉज ये टू व्हीलर्स में खास करके स्ट्रक्चरल चेंज आने वाला है मार्केट शेयर में। ओके, आप टू व्हीलर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट थ्योरी में मिहिर जी, या फिर अपने जो आपका आई थिंक कन्विक्शन एरिया है, उसमें एक धड़ा आई मीन जिसने बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से पैसा बना के दिया है पिछले 2 साल में, अर्निंग्स भी अच्छे रहे, मैं हॉस्पिटल स्टॉक्स की बात कर रहा था। फार्मा तो है ही स्ट्रॉन्ग, एंड स्पेशली लास्ट अप्रैल से बहुत अच्छा मूव दिया। आप ग्लोबल हेल्थ को देखिए, आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिए, डायग्नोस्टिक नहीं अच्छा कर पाए बीते 1 साल में।
ये है आपके कन्विक्शन एरिया में? सर्टनली, जैसे आपने कहा डायग्नोस्टिक्स में जो एंट्री बैरियर्स हैं वो कम है, इसकी वजह से प्राइसिंग पावर भी थोड़ी कम होती है। लेकिन हॉस्पिटल्स जो है वो एक अगेन मैं कहूँगा प्रीमियमाइजेशन का प्ले है, जहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़, बेटर इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्सेस को ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार है पेशेंट नहीं चाहता कि मैं एक्सरे के लिए यहाँ जाऊँ, ईसीजी के लिए जहाँ जाऊँ, एमआरआई के लिए यहाँ जाऊँ। एक जो बड़ी हॉस्पिटल्स आजकल हैं वो ये सारी फैसिलिटीज़ एक जगह पे दे पा रही हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ला पा रही हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जो उनका प्राइसिंग पावर है बहुत ज़्यादा है। सेकेंड इज़ हमने मेडिकल टूरिज्म के बारे में तो बात ही नहीं की, वो इट इज़ वेरी वेरी अंडर एक्सप्लॉयटेड, और मैं ये देखता हूँ कि नेक्स्ट 5 साल में मेडिकल टूरिज्म से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ पाएगी हॉस्पिटल्स कंपनीज को। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है मेरे ख्याल से, जिसका फ़ायदा काफ़ी हो सकता है हमें। ऑलराइट मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच इस स्पेशल कवरेज में जुड़ने के लिए आज हमारे साथ। चलिए, ये बात हो गई बजट की और मार्केट्स की। मार्केट एट डेज हाई, बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है इस समय, और खास तौर से मिड कैप्स में। तो इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में क्या अभी भी ट्रेड्स हैं? रचना जी, कुछ और समझ में आया आपको मार्केट देखकर? जी, मार्केट देखकर मुझे जो एक चीज निफ्टी में समझ में आ रही है कि अच्छा एक स्विंग बनाने की कोशिश में लगा है निफ्टी। हमने अपने क्लाइंट्स को निफ्टी का सी वगैरह भी दिया हुआ है उस चक्कर में। और दूसरी एक और बात कि यूनिलीवर और एचडीएफसी बैंक दोनों ओवरसोल्ड लेवल से दोनों ही टर्न मार रहे हैं, दोनों में ही स्ट्रेंथ दिख रही है। तो यूनिलीवर एंड एचडीएफसी बैंक दोनों पे नजर रखने लायक सिचुएशन है फॉर द कमिंग डेज, नॉट जस्ट फॉर टुडे। और तीसरी बात की एलआईसी हाउसिंग में एक अपस्विंग का इंटरडे के हिसाब से चांस है। तो यहाँ पे 566 का लेवल है फिलहाल, और 562 के ऊपर जब तक रहेगा तब तक 570-72 की तरफ जाने का इंटरडे में चांस है। तो इंटरडे के लिए एलआईसी और मल्टी डे के लिए एचडीएफसी बैंक एंड यूनिलीवर, ये हमारे क्लाइंट्स के पास भी है। अच्छा, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, एक बार एसबीआई स्कीम पे रखिएगा, 0.3% ऊपर 620 के ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ, और एसबीआई भी मोर और लेस आज अपनी 200 EMA की ट्रेजेक्ट्री के नज़दीक गया था। नॉट एग्जैक्टली बहुत समीप नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ तक गया था और अच्छा करता हुआ इस वक्त। और मैं ज़्यादा ट्रेड्स तो पिक नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी एक कल के स्टार परफॉर्मर पे एक व्यू ले लेता हूँ। नीलेश, सिप्ला पे आपका टेक इट्स 1418 और 1419 का मतलब ये है, यस इट्स एन ऑल टाइम हाई। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप सिप्ला को? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इस पर हमने हमारी खरीदारी की सलाह दी है, और ऊपरी स्तर पर 1460-1480 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कल एक ब्रेकअवे गैप देखने को मिला था 1390-1395 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्पेस जिसका आपने जिक्र किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक पर्टिकुलर काउंटर जिसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को आज फिर से रिक्लेम किया है, और यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। ऊपरी स्तर पर 630-635 रुपए तक का मूव हमें एसबीआई में देखने को मिल सकता है। 611 का स्टॉप लॉस रख के इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, चलिए एसबीआई में इस समय बाय ऑन डिप्स। रचना जी, नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं और वीरू बस यहीं अब आपसे इजाज़त लेंगे, और नीरज जी आ गए स्टूडियो में ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। पहला घंटा अच्छा रहा है, अब देखते हैं क्या रहता है मार्केट में आगे का मूड माहौल। लग रहा है कि आज दिन थोड़ा ठीक होना शॉर्ट चाहिए। कवरिंग आ रही है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है। बहुत शॉर्टिंग हो गई थी मार्केट में, और शॉर्ट कवरिंग आ रही है, लेकिन प्योरली इंट्राडे। मैं फिर कहूँगा प्योरली इंट्राडे, जहाँ मौका दिखे, जहाँ लगे कि मार्केट अब ज़्यादा हो गया, वो मतलब वापस टर्न दिखा रहा है, यू टर्न दिखा रहा है, जंप भी कर जाइएगा बिल्कुल। ओके। और एचडीएफसी में एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा ऊपर तो है, थोड़ा सा ऊपर आया है, लेकिन अगेन ये एसआईपी वाला स्टॉक है। यहाँ पे ट्रेडिंग मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगी। ट्रेडिंग में बहुत दुख देगा ये अगले 6 महीने तक। यस। तो चलो खैर, अब देखते हैं इस दिन के दौरान कितना सस्टेन करता है। लेकिन जैसा अनुज कह रहे हैं कि अगर राइज मिले तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बनेगी।